हेलो दोस्तों। तो आज जो है हम लोग इंडियन इकोनॉमी टेस्ट 2 जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो लगभग जो है इसमें आपके यूनियन बजट के 21 के करीब क्वेश्चन होने वाले हैं और फिर 20 जो है 19 या 20 जो है आपके इकोनॉमिक सर्वे से होंगे और फिर लास्ट के 10 क्वेश्चन जो है वो आपके यूपी के बजट से होंगे। तो ये लगभग जो है हमारा जो क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे तो ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है स्टेटमेंट वाइज की जो है एक ही क्वेश्चन से जो है आपके कई सारे क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस के कवर होने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं आ, हाँ हाँ। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि जो हमारा यूनियन बजट था 25-26 का, तो फिस्कल कंसोलिडेशन राजकीय संयम है ना, राजकोषीय संयम से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें सही है वो बताना है। तो पहला है कि गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड ए 6 ईयर रोड मैप फॉर फिस्कल कंसोलिडेशन अंडर FRBM। तो ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है। और हमारा दूसरा क्या है कि टारगेटेड गवर्नमेंट डेब्ट इज टू रीच 50% ऑफ जीडीपी बाय मार्च 2031। तो ये जो है डेब्ट की बात कर रहा है, ठीक है। ये जो है सेंट्रल जो ऋण रहता है, गवर्नमेंट डेब्ट रहता है, उसकी बात कर रहा है कि हमें 2031 तक जो है इसको 50% ऑफ जीडीपी पे ले आना है, ठीक है। तो ये भी बात सही है। और फिर लास्ट वाला स्टेटमेंट क्या है, फिजिकल डेफिसिट ऑफ 2025-26 इज हायर देन द रिवाइज एस्टिमेट ऑफ 2024-25। तो ये जो हमारा अभी का जो हमारा फिजिकल डेफिसिट का जो टारगेट है वो है हमारा 4.4। और हमारा रिवाइज्ड ये पहले फिजिकल डेफिसिट की बात कर लेते हैं। तो रिवाइज एस्टिमेट में हमारा 4.8 आया है जो पिछले साल का है, और इस साल का हमारा टारगेटेड क्या है 4.4, ठीक है। ऐसी हमारा जो गवर्नमेंट डेब्ट है वो है हमारा पिछले साल था हमारा 57.1, ये रिवाइज एस्टीमेट में है ये हमारा गवर्नमेंट डेब्ट। और इस बार टारगेटेड कितना है 56.1, मतलब 1% से जो है गवर्नमेंट डेब्ट जो है कम करना है। अब यही जो है गवर्नमेंट क्या कर रही है कि 6 साल में जो है इसको कम करके बाय द एंड ऑफ मार्च 31 इसको 50 पे जो है ले आना है, ठीक है। तो बेसिकली गवर्नमेंट का एम ये है कि जैसे जैसे हम फिजिकल डेफिसिट को कम करेंगे हमारा जो है गवर्नमेंट का सेंट्रल डेब्ट भी जो है कम होता जाएगा, जो हमारा जीडीपी जो हमारा गवर्नमेंट डेब्ट है वो भी कम होता चला जाएगा, ये एम है। तो अब जैसे आप ये देख लोगे कि जैसे हमारा फिजिकल डेफिसिट जो है पहले कितना था 6.7 था, ठीक है। 6.7 फिर जो है 6.4 हो गया, फिर 5.6 हो गया, फिर 4.8 हो गया। अभी इस साल का जो है हमारा 4.4 है। तो ये देखो ऐसे कम होते चला जा रहा है। इसी के साथ साथ आप ये देखोगे कि जो हमारा गवर्नमेंट डेब्ट है वो पहले कितना था 58.8 था, फिर जो है 57.9 हो गया। ये लगभग 1% के आसपास जो है ये कम होते चला जा रहा है। फिर 58.1 बीच में थोड़ा सा बढ़ गया था, फिर 57.1 है, अब फिर हमको कितना करना है 56.1। तो जैसे जैसे फिजिकल डेफिसिट कम हो रहा है हमारा गवर्नमेंट डेब्ट भी जो है कम होता जा रहा है। तो पहला और दूसरा वाला हमारा स्टेटमेंट जो है सही है कि 6 साल का जो है ये हमारा क्या है सरकार के ने FRBM के अंतर्गत 6 वर्ष ही रोड मैप प्रदान किया है। और ऋण को कितना करना है मार्च 2031 तक 50%। और रिवाइज एस्टीमेट में ये कह रहा था हायर है, हायर नहीं है, लोअर है हमारा रिवाइज एस्टीमेट से जो हमारा टारगेटेड है। तो वो हमारा कितना है 4.4 है, ठीक है।
तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 एंड 2। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि ज़्यादा समय हमारे पास है नहीं। हाँ, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में पूछा है। तो पहला क्या है कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज द रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट फॉर फिजिकल ईयर 2025-26 इज प्रोजेक्टेड एट 0.3। तो ये हमारा क्या है, बिल्कुल सही है ना, ये हमारा बिल्कुल सही है और ये भी हमारा बिल्कुल सही है। देखिए, दो कॉन्सेप्ट जो है रिसेंट में इंट्रोड्यूस हुए। एक इंट्रोड्यूस हुआ इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो यूनियन बजट 2022-23 में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो वो क्या, इफेक्टिव जब लग जाता है तो क्या होता है कि जो ग्रांट इन एड दिया है स्टेट को, तो वो भी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूज हो रहा है। तो वो क्या हो जाता है आपका, जैसे इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस आपका ये ग्रांट इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, है ना। ऐसी रेवेन्यू डेफिसिट हमारा क्या होता है कि हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है हमारे रेवेन्यू रिसीव्ड से। हमारा रेवेन्यू जो है एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जो सैलरी पे, है ना, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ पे हम लोग खर्च कर रहे हैं, इंटरेस्ट पेमेंट पे खर्च कर रहे हैं, तो वो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट होता है। तो वो जब निकाल के जो है एक रेवेन्यू डेफिसिट जो गैप आया आपका, तो वो गैप जो है उसमें से ये लेस कर देंगे हम कैपिटल ये ग्रांट इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हमारा क्या होता है, इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट इन एड फॉर कैपिटल एसेट। ठीक है, जो भी अनुदान दी गई है पूंजीगत संपत्तियों को बढ़ाने के लिए, वो जो है हम माइनस कर देंगे, तो वो एक्चुअल आ जाएगा। बेसिकली ये गवर्नमेंट ये दिखाना चाह रही है ना कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है जितना आप सोच रहे हैं, आज जो डेफिसिट हुआ है वो और भी कम है, तो इसलिए ये इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अगर सिर्फ रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो वो 1.5 है, और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो वो है 0.3। जाहिर सी बात है कम आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर जो है बोथ, दोनों सही है, दोनों स्टेटमेंट जो है ये सही दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसको जो है अरेंज करना है यूनियन बजट में ज़्यादा से कम की तरफ। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हमारा शेयर किसका है, गवर्नमेंट रिसिप्ट में सबसे ज़्यादा बोरोइंग का है, लगभग 20 आपका जो है 24%। हाँ, 24%। फिर ये 22%, ये जीएसटी एंड अदर 18%, ये आपका 17% है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3 एंड 4। ठीक है, तो ये पाई चार्ट भी दिया रहता है, आप देख लेना एक बार। सबसे ज़्यादा बोरोइंग है, फिर उसके बाद इनकम टैक्स है, फिर उसके बाद जीएसटी एंड अदर है, फिर उसके बाद कॉरपोरेशन टैक्स है। ये पिछले साल से बदला है इसलिए ये पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे से देख लेना। ये तो हो गया आपका रिसिप्ट। अब ये है एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर को अरेंज करना है, तो एक्सपेंडिचर को अरेंज करना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ही करना है। तो सबसे ज़्यादा हमारा, सबसे ज़्यादा कहाँ पे जा रहा है एक्सपेंडिचर, स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज, राज्य को करो एवं शुल्क में हिस्सा। तो ये लगभग जो है आपका 22% के आसपास है ना, ये 22% के आसपास है। फिर आपका जो है उसके बाद क्या आ जाएगा, डिफेंस, नहीं सॉरी, इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, तो इंटरेस्ट पेमेंट लगभग 20 के आसपास है। फिर जो है ये 8 है, और पेंशन जो है 4% है। ठीक है, अब इसमें मतलब एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम भी है जो 16% है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, है ना। तो वो दिया नहीं हुआ है, हमें जितना दिया है उतना ही अरेंज करना था। तो सबसे ज़्यादा किसका है, स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज, फिर आपका इंटरेस्ट पेमेंट दूसरे पे आएगा, फिर डिफेंस, फिर आपका पेंशन। तो ये कौन सा हो जाएगा, 1, 3, 2 एंड 4, 1, 3, 2 एंड 4, बी वाला आपका जो है इसमें आंसर
हो जाएगा। फिर अब आगे चलते हैं। अब ये जो है, जो नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज हैं बजट में, उसको जो है हमें अरेंज करना है, ठीक है। तो इसमें अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है, जो सबसे कम है उससे हमको सबसे ज़्यादा की तरफ जाना है। आरोही क्रम में है, ये है। तो देख लेते हैं हमारा कस्टम कितना है। ये लगभग है हमारा कस्टम 4%। कस्टम जो है हमारा लगभग 4% है। फिर हमारा नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट ये कितना है, ये लगभग है आपका 1%, ठीक है। फिर यूनियन एक्साइज ड्यूटी ये कितना है, ये लगभग है आपका 5%। और नॉन टैक्स रिसिप्ट कितना है, ये लगभग है 9%, ठीक है। अच्छा तो हाँ, ये थोड़ा एक साथ लिख गया है, ये 1 2 यहाँ पे 3 है और ये 4 है, ठीक है। तो ऐसे अरेंज कर लेना। कस्टम आपका कितना है 4, और आपका ऋण मुक्त पूंजी प्राप्तियां ये कितनी है 1%। केंद्रीय उत्पाद शुल्क कितना है, एक्साइज ड्यूटी 5%। नॉन टैक्स रिसीव गैर कर प्राप्तियां ये है आपकी 9%। तो इसमें सबसे कम जो है हमारा कौन सा है, ये सेकंड वाला। तो सेकंड होगा, फिर आपका 2 1 और फिर 3 और फिर 4। तो ये ए वाला जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं। फिर उसके बाद है मैच द फॉलोइंग टारगेट मेंशन इन यूनियन बजट। अच्छा, मैच करना है किसका कितना टारगेट है। तो ये आपको एकदम याद होना चाहिए, ये तो डाटा पूछता ही पूछता है। तो आपका फिजिकल डेफिसिट कितना है टारगेटेड 4.4। प्राइमरी डेफिसिट कितना है, ये है 0.8। रेवेन्यू डेफिसिट अभी बता ही दिया था 1.5। और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट पे क्वेश्चन देख ही लिए हम लोग 0.3। तो अब इसको मैच कर दो, 1 का हो जाएगा ए बी, हाँ तो वैसे ही लिखा हुआ है 1A 2B 3C और 4D जो है आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, ये क्या है कि अरेंज द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर हेड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एक्सपेंडिचर शेयर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। अब इसको भी जो है आरोही क्रम में करना है कि अब देखो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम ये तो 8% है, ठीक है, ये है 8%। सेंट्रल सेक्टर स्कीम अभी बता दिया था मैंने 16 है, और मेजर सब्सिडीज 4%। अदर एक्सपेंडिचर ये भी 8% है। तो हमारा जो है सबसे कम कौन सा है 3 वाला, फिर उससे कम अदर एक्सपेंडिचर है। ये दोनों 8-8% है, लेकिन अदर एक्सपेंडिचर थोड़ा सा कम है। 3 4 1 और 2 हो जाएगा। ये ए वाला आंसर जो है आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। अब इसका बताना है कि ये जो नया स्कीम आया है इसके डिटेल्स दिए हुए हैं। ज़्यादा डिटेल्स बताना नहीं है, सारा यहीं पे दिया हुआ है कि यह योजना 100 कृषि जिलों को विकास करने का लक्ष्य जो है रखती है। तो इसमें जो है 3 चीज को वो टारगेट कर रहा है। एक तो लो प्रोडक्टिविटी, लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी और लेस क्रेडिट एसेस, ठीक है। उत्पादकता, फसल चक्र और क्या है, ऋण की पहुंच कितना है उसमें। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट जो है आपका बिल्कुल जो है सही है, ठीक है। और दूसरा ये द स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू कन्वर्जेंस ऑफ, मतलब कई सारे स्कीम्स को जो है मिला के इसको बनाया गया है। ये भी बिल्कुल सही बात है, नहीं तो इतना पैसे लाएंगे कैसे इसमें। फिर अब है कि स्कीम का एनुअल आउटले कितना है 24,000 करोड़, ठीक है। ये भी आंसर सही है, लेकिन ये पार्सली सही है क्योंकि ये 8 ईयर के लिए नहीं है, ये है आपका 6 ईयर के लिए, ठीक है। तो 1 और 2
बी आपका ऑप्शन जो है हो जाएगा। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, उसमें क्या है, 100 एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट, लो प्रोडक्टिविटी, लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी और लेस क्रेडिट, इन तीन के आधार पे जो है वो सेलेक्ट करेगी और उसको जो है डेवलप करेगी। ठीक है, ये चीज़ों का जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसको जो है निकालना है। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच पल्सेस आर कवर अंडर पल्स मिशन। तो ये पल्सेस का प्रोडक्टिविटी बहुत कम है और इंपोर्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हमें इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो है कम करना है। तो इसमें आपको याद रखना है एक चीज, TUM तुम, ठीक है, तुर, उरद और मसूर, ये बी वाला आपका जो है ऑप्शन हो जाएगा। अब फिर पूछ रहा है हाउ मेनी नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग आर टू बी सेट एज पर द बजट अनाउंसमेंट। ठीक है, तो कितने हैं ये बताना है, तो ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, 5। अब आगे और बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं पहले, ठीक है, इसीलिए इंक्लूड किया है कि नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ स्किलिंग। हाँ, अब ये बजट में 4 इंजन बताए हैं, तो वो 4 इंजन जो है कौन से हैं जिसको जो है यूनियन बजट में जो है इस साल के सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा है MSME, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर एक्सपोर्ट। डिजिटल इकोनॉमी, रिन्यूएबल एनर्जी ये नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। जहां लगेगा मुझे कि एक्सप्लेन करना है करूंगा, इसमें तो इतना एक्सप्लेन करने वाली बात है नहीं, नहीं तो डाटा दिया है, नहीं तो जो है उसका वो दिया है। अच्छा, तो इनहेंस किसान क्रेडिट जो कार्ड होता है उसको गवर्नमेंट ने इस बार जो है इनहेंस किया है। तो क्या इनहेंस किया है, एक तो कह रहा है कि अ, अच्छा देखो उसमें क्या होता है कि अगर एक तो सबवेंशन स्कीम के थ्रू जो है कुछ परसेंटेज जो है उनको मिल जाते हैं, और अगर वो टाइम पे और दे दिया तो 1.5% जो है और उस पर डिस्काउंट हो जाता है। तो ये सब मिला के जो है बहुत कम उसका हो जाता है। अब इसमें है कि 3 लाख से 5 लाख कर दिया इसके अंडर, तो ये लोन जो है 3 लाख से 4 लाख, सॉरी 5 लाख कर दिया। तो संशोधित ब्याज सबवेशन योजना के अंतर्गत ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और जो पहले ये 3% है ना और 1.5%, ये जो एडिशनल 1.5% और 3% वाला चल रहा था, ये भी अभी कंटिन्यू है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। फिर ये है कि ये किसको किसको मिलेगा, फार्मर्स, फिशरमैन, डेयरी फार्मर और एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, तो ये भी जो है आपका सही है। तो इसमें जो है आपका तीनों स्टेटमेंट जो है सही हो जाएगा। ठीक है, 1 2 एंड 3 ए वाला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 कि केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित क्रेडिट कार्ड गारंटी कवर के बारे में कौन सी चीजें सही हैं। ठीक है, तो पहला तो ये कह रहा है कि क्रेडिट कार्ड गारंटी कवर जो है माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस का जो है बढ़ा के 5 करोड़ से जो है ये कितना कर दिया, 10 करोड़। ठीक है, सही है बिल्कुल। फिर क्रेडिट कार्ड गारंटी कवर फॉर स्टार्टअप जो है 10 से 20 करोड़ कर दिया, ये भी ठीक है। और फिर क्या है, द एनुअल गारंटी फीस फॉर स्टार्टअप इन 27 चैंपियन सेक्टर। ठीक है, कि जो चैंपियन सेक्टर है उसमें बढ़ा के जो है सॉरी घटा के जो है वो कितना कर, जो भी फीस लगते थे उसको घटा के 2% से 1% कर दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, सारा स्टेटमेंट जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, 1 2 एंड 3। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम लोग अटल टिंकरिंग लैब पे।
तो अटल टिंकरिंग लैब क्या है बेसिकली, कि ये गवर्नमेंट ने जो है ये एम ये किया कि हम हमारे जो स्कूल्स हैं, स्कूल को जो है एक हब ऑफ इनोवेशन बनाना है, जहाँ से स्टूडेंट जो है तरह तरह के इनोवेशन कर सके, कि आने वाले टाइम में जो है वो बेटर साइंटिस्ट, इन एंटरप्रेन्योर और बाकी चीज़ें में जो है वो एकदम आगे जा सके। तो ये हमारा जो है अटल टिंकरिंग लैब था। और अटल टिंकरिंग लैब में ये था कि 20 लाख जो है स्कूल्स को मिल रहे थे। 10 लाख तो वो लैब सेटअप के लिए मिल जा रहे थे, उसके बाद 2 लाख जो है पर ईयर जो है ये 5 साल तक मिल रहे थे। तो 10 और 10 मिला के जो है ये 20 हो गए आपके, ठीक है। तो अब जो है देखते हैं ये कि इस साल जो है इसमें क्या चेंजेस किए हैं। तो पहला ये कह रहा है कि कुल 50,000 जो है अटल टिंकरिंग लैब जो है सेटअप करना है अगले 5 साल में गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। फिर कह रहा है कि बजट एलोकेशन उसका कितना है, 800 करोड़। तो ये वाला थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत हो गया, 400 करोड़ है, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है कि भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम है ना, कि जो हम डिजिटल इंडियन लैंग्वेज बुक है जिसको डिजिटाइज करना है इन लोगों को, वो भी जो है अटल टिंकरिंग से लिंक कर दिया है। तो ये वाला भी आपका स्टेटमेंट सही है। तो हो जाएगा फर्स्ट और 3, 1 एंड 3। आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15, ज्ञान भारतम मिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसका सारा जितना डिटेल है ना वो आपको जो है इस स्टेटमेंट में जो है देखने को मिल जाएगा। तो पहला क्या है कि मिशन एम टू सर्वे डॉक्यूमेंट कंजर्व ओवर 5 करोड़, मतलब 5 करोड़ मनुस्क्रिप्ट को जो है ये लोग जो है दस्तावेज को जो है ये लोग क्या कर रहे हैं, कंजर्व करना है, ठीक है। तो 5 करोड़ है कि नहीं है, नहीं है ना। ये कितना है, ये है आपका 1 करोड़, ठीक है। तो ये गलत हो गया। बाकी जो है नेशनल डिपोजिटरी रिपोजिटरी ऑफ इंडिया ऑफ नॉलेज सिस्टम, उसके तहत किया जा रहा है राष्ट्रीय डिजिटल भंडार। तो ये वाला जो है आपका सही है, जिसके तहत सब कोई जो है ग्लोबली इसको जो है नॉलेज शेयर कर सके। और फिर क्या है, किसके अंडर ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये भी सही है बिल्कुल। आ- आप देखोगे हमेशा क्या होता है कि अदर नहीं तो न्यूमेरिकल बदलेगा है ना, नहीं तो ये मिनिस्ट्री वगैरह चेंज कर देते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दे देगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसी पे ध्यान देना है, ये किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, बिल्कुल सही है। और फिर क्या है, द बजट एलोकेशन फॉर नेशनल मैनस्क्रिप्ट मिशन हैज बीन इंक्रीज टू 3.5 करोड़ टू 60 करोड़। अब ये इसलिए मैंने जानबूझ के ये डाला है कि आप कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाओ कि इतना ज़्यादा कैसे बढ़ा दिया है। लेकिन ये वाला स्टेटमेंट जो है सही है, 3.5 से बढ़ा के कितना कर दिया है, 60 करोड़। तो ये वाला गलत था, बाकी 2, 3 और 4 जो है आपका सही हो जाएगा। तो इसमें जो है 2, 3 और 4 जो है देख लेते हैं। हाँ, डी वाला ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा। हाँ, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, टीडीएस में जो प्रोविजन चेंज किए हैं यूनियन बजट में वो है। तो पहला तो ये है कि इन्होंने जो है क्या किया, 50,000 से बढ़ा के जो है 1 लाख कर दिया, जो भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए है ना। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर एक कटौती की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। एक तो ये स्टेटमेंट, दूसरा क्या है, किराए पर वार्षिक टीडीएस की सीमा 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख प्रति वर्ष कर दी गई है। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बिल्कुल सही हैं। देखो इसका एम ये है ना, एक तो सीनियर सिटीजन, और बार बार टीडीएस कट हो रहा है तो फिर उसको क्लेम करने के लिए बार बार जो है उसको पता नहीं कहाँ कहाँ विजिट करना पड़ रहा है। तो ये काटा फिर लौटाया, तो ये चीज़ें जो है हर्डल्स हटाने के लिए जो है ये इसको डबल कर दिया है, 50,000 से बढ़ा के 1 लाख के लिए सीनियर सिटीजन के लिए। और दूसरा, जो कम इनकम वाले लैंडलॉर्ड्स हैं उनके लिए भी जो है ये
परेशानी दूर करी है कि बार बार जो है वो कट हो और उसको क्लेम ना करें। तो ये दोनों प्रोविजन जो है इस बार जो है आया है इसमें, तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, सक्षम, ये तो जानकारी वाली चीज है कि पोषण 2.0 में कितने आंगनवाड़ी को अपग्रेड करके जो है सक्षम आंगनवाड़ी में बदलना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2 लाख। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है ग्रामीण क्रेडिट स्कोर, जो है किस समूह की ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। तो जाहिर सी बात है, रूरल और सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स। ठीक है, तो ये देखो, ये इसलिए है ना कि एक तो किस चीज में वहां पे इम्प्रूव कर सकें क्रेडिट को लेके, उसलिए है ये क्रेडिट स्कोर। और एक जो है वहां के लिए एक अलग सा प्लान बना पाए गवर्नमेंट, वहां की चीजों को स्टडी करके, उसके लिए है ये क्रेडिट स्कोर। ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर एंड पीपल इन रूरल एरिया जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। जन विश्वास बिल, ये किस लिए था? ये है डिक्रिमिनलाइज मोर देन 100 प्रोविजन इन वेरियस लॉ। विभिन्न कानूनों में 100 से अधिक प्रावधानों को अपराध मुक्त कराना है। देखो, लगभग जो है हमारा 16 सेंट्रल एक्ट है और वो लगभग 10 मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट के थ्रू जो है उसमें लॉ है, पनिशमेंट से लेके और माइनर के पनिशमेंट को लेके। तो ये क्या करता है बेसिकली कि गवर्नमेंट ये चाह रही है कि ये जितने भी ये लॉ हैं इसको जो है, जो मॉनेटरी पेनाल्टी चाहे इस टाइप की चीज़ें कर रही हैं उसको जो है हम लोग रिड्यूस करके जो है क्या करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो है हम उसको मोटिवेट करें, है ना। तो ये सारा जो है प्लान इसका ये है इसमें जन विश्वास बिल 2.0 में। तो ये आपको याद रखना, 100 से अधिक आप जो लॉ है उनको जो है क्या करना है, डिक्रिमिनलाइज करना है, जिसमें माइनर इम्प्रिजमेंट को लेके भी था। ठीक है, विच सेक्टर हैज द हाईएस्ट एक्सपेंडिचर एलोकेशन अमंग द लिस्टेड आइटम। अब तो वो तो अलग चीज देखा था, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। अब ये सेक्टर वाइज देखें तो सबसे ज्यादा किसमें है हमारा, सबसे ज्यादा है हमारा डिफेंस में। ठीक है, सबसे ज्यादा हमारा है डिफेंस में, सबसे ज्यादा है डिफेंस में। फिर है हमारा होम सॉरी रूरल डेवलपमेंट में, फिर होम अफेयर्स में, फिर जो है हमारा एग्रीकल्चर में, और फिर 5वें नंबर पे हमारा एजुकेशन है। तो फिगर अगर देखना चाहो तो ये लगभग 4,91,732 है। ये रूरल डेवलपमेंट का है लगभग 2,66,817, और होम अफेयर्स का है 2,33,211, और एग्रीकल्चर एंड एलाइड का है 1,71,437, और एजुकेशन का है 1,28,650। ये मतलब आपको जो है ऑन एन एवरेज ये पता होना चाहिए, ये नहीं कि जो है आप एकदम एग्जैक्टली पूरा नंबर याद कर रहे हो, लेकिन ये पता होना चाहिए। और इसको अगर अरेंज करने का आया तो ऐसे ही अरेंज करना है, सबसे पहले हो जाएगा आपका डिफेंस, फिर रूरल डेवलपमेंट, फिर होम अफेयर, फिर एग्रीकल्चर, फिर एजुकेशन, ऐसे अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिफेंस। ठीक है, डिफेंस जो है आपका आंसर हो जाएगा। फिर है कि यूनियन बजट में जो है आपका यूरिया प्लांट जो है कहाँ पे इस्टेब्लिश करने के लिए जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, तो वो है आसाम। अगर नाम भी देखना चाहो तो नाम है नमरूप। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करेगा कि 12.7 लाख टन जो है वहाँ पे जो है ये प्रोडक्शन का वो टारगेट है।
और जो नेचुरल गैस है इसको जो है वहाँ आसाम से मिल जाएगा। तो बेसिकली ये क्या है कि इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो है यूरिया और इन सब पे जो है कम करना है, उसके लिए है, और उस वाले एरिया में भी जो है डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया से हो सके इसलिए। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22। हाँ, इकोनॉमिक सर्वे। अब वहां तक जो है 21 तक बजट था, अब यहाँ से इकोनॉमिक सर्वे स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बताना है कि इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से कितना है, तो वो है हमारा 640.3। तो ये इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से अब पता नहीं 700 के आसपास कहीं पहुंच गया है। और देखो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जो है गोल्ड, फॉरेन रिजर्व एसेट होते हैं, ठीक है, गोल्ड होता है, गोल्ड रिजर्व्स होते हैं, और हमारा होता है एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट, और हमारा आईएमएफ का भी वो जो ट्रेंच फैसिलिटी कहते हैं वो भी होता है। तो इसके डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन एक चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि इन चारों में से अगर सबसे ज़्यादा किसी का पार्ट है तो वो है आपका फॉरेन रिजर्व एसेट। तो ये लगभग 640.3 बिलियन यूएस डॉलर है, तो वो जो है 606 के आसपास जो है आपका फॉरेन रिजर्व एसेट है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये सब जो है आपको इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हाँ, अब ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में ये अब डिटेल में ही आ गया क्वेश्चन। तो ये वाला तो हमने देख ही लिया कि इतना है, ठीक है, ये सही है। और लगभग इतना हमारे पास जो है रिजर्व्स हो गए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिससे जो है 90% का जो है एक्सटर्नल डेब्ट कवर हो सकता है, ये भी सही है। 11 मंथ का इंपोर्ट कवर है, ये भी सही है, जो कि आईएमएफ 3 मंथ का कहता है कि एटलीस्ट होना चाहिए। और फिर क्या है, क्या कह रहा है ये कि इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट होल्डर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आफ्टर चाइना, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद, है ना। तो ये भी सही है आपका। तो ये अगर आए आपके कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के हिसाब से अगर आपको अरेंज करना है, तो सबसे पहले हो जाएगा चाइना, फिर हो जाएगा जापान, फिर हो जाएगा स्विट्जरलैंड, फिर लास्ट में आपका हो जाएगा इंडिया। ठीक है, चौथे नंबर पे जो है आपका आ जाएगा, है ना। अब क्या कह रहा है, फॉरेन करेंसी एसेट फॉर्म द बल्क ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल रिजर्व। ये भी बात सही है, अभी मैंने बताया ही आपको कि जो हमारा करेंसी एसेट है, फॉरेन करेंसी एसेट, वो सबसे ज़्यादा जो है उसमें पार्ट है, जिसमें गोल्ड वोल्ड ये सब है वो बहुत कम है, 40 बिलियन डॉलर के अंदर वो सब है। और ये लगभग 600 बिलियन डॉलर के करीब जो है ये हमारा फॉरेन करेंसी एसेट है। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग आंसर देखें तो आंसर क्या इसमें सही हो रहा था, पहला सही, दूसरा सही, तीसरा, चौथा सब सही है। तो 1 2 3 4 और 5 भी सही हो जाएगा, ठीक है। लास्ट वाला, हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट हमारा कितना रहा है इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, वो रहा है लगभग 3.2 के करीब, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि 2017 में हमारा 6.1 था, और उससे कम होके 2013-14 में हमारा कितना हो गया है 3.2, ठीक है। अब इसमें जो है हमें दो चार बातें देखनी है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अब ये जो है जो डाटा लिया है इकोनॉमिक सर्वे ने, ये लिया है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से, ठीक है। तो अगर हम दो तीन चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ देख लें, जैसे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देख लें हम लोग, तो ये कितना था, लगभग 23.3 के करीब था, ये हमारा हो गया है 41.7। उसमें भी अगर हम रूरल अर्बन का देखें तो हमारा रूरल में जो है ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला है, ये 24.6 से ये हो गया है 47.6, और अर्बन में जो है 20.4 से ये हो गया 25.4, ठीक है। तो ये जो है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है। फिर उसके बाद और अगर हम इसमें देखें
तो एक चीज़ ये बता रहा है ये कि जो हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, या तो मान लो कि कोविड के वजह से हुआ है या कोई और रीज़न हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है हमारा इंक्रीज हुआ है। पहले कितना था 52.2 और ये बढ़ के हो गया है 58.4। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक और चीज़ जो इकोनॉमिक सर्वे में लिखा है ये 3.2 वाले डाटा के साथ, कि जो हमारा ईपीएफओ का सब्सक्रिप्शन है वो डबल हो गया है। लेकिन वो डाटा जो है 2019 से 24 तक का बता रहे हैं वो, है ना, कि 61 लाख ईपीएफओ सब्सक्रिप्शन था, ये डबल से भी ज़्यादा होके 131 लाख जो है ये हो गया। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि फॉर्मलाइजेशन थोड़ा सा जो है डबल से भी ज़्यादा जो है बढ़ा है। ठीक है, अब इसमें भी रूरल और अर्बन की बात करें तो ये समझ लो कि रूरल वाला एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा बढ़ा है। तो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है हमारा 1.9% है और अर्बन जो है 8.3% है। तो ये सब मिला के जो है हमारा 3.2% जो है अनएम्प्लॉयमेंट निकल के आ रहा है। इससे ज़्यादा डाटा जो है इसमें नहीं आएगा, इतना आ जाए बहुत है। लेकिन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वाला याद रखना लो, 23.3 से 41.7 हुआ है, उसमें भी इंक्रीज सबसे ज़्यादा रूरल में मिला है 24.6 से 47.6 और अर्बन में 20.4 से 25.4। ये तो बस 4% के आसपास बढ़ा है, लेकिन 4 या 5, अब वो वाला देखोगे सीधे जो है 20 से भी ज़्यादा बढ़ा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, उसके बाद क्या है कि ये हमें जो है देखना है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है कौन दे रहा है। तो देखो सबसे ज़्यादा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है रिन्यूएबल एनर्जी में वो तो सोलर की है, लेकिन सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हमारा कौन दे रहा है, वो दे रहा है हाइड्रो। ठीक है, हाइड्रो दे रहा है, सोलर नहीं दे रहा है। अब इसको अरेंज करना है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के वजह से, तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सोलर, फिर आएगा हमारा विंड, फिर आएगा हमारा हाइड्रो, है ना, फिर हमारा आएगा गैस। तो देखो हाइड्रो यहाँ तीसरे पे है, लेकिन जो है एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा दे रहा है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, पहला। ठीक है, हाँ। उसके बाद देखते हैं परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स बेसिकली क्या है, पीएमआई। तो ये पीएमआई इकोनॉमिक सर्वे में दिया है कि अगर ये 50 से जैसे ही ऊपर बढ़ता है तो इसका मतलब जो है हमारा मैन्युफैक्चरिंग, या अगर अगर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है तो 50 से ऊपर है तो बहुत बेटर है, अगर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर है तो वो बहुत अच्छा है, मतलब 50 से ऊपर बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये लगभग जो है हमारा कितना है, 59.3। ठीक है, तो पीएमआई क्या कह रहा है, इंडिकेट एबव 50 इज द एक्सपेंशन। ठीक है, 50 से ऊपर बढ़ रहा है इसका मतलब एक्सपेंशन है, बिल्कुल सही बात है। और अभी इंडिया का पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग में कितना है, 59.3। मतलब ये जो है ये आपका एकदम स्टार्टिंग में बता रहा है चीज़, है ना। तो ये दिखता है कि आने वाले टाइम में जो है ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है और बढ़िया ग्रो करेगा। तो ये कैलकुलेट किसके वजह से करते हैं, ये आप देख लो, न्यू ऑर्डर, कि भैया हमें इतने टाइम पे और ऑर्डर चाहिए, और प्रेजेंट में आउटपुट, और एम्प्लॉयमेंट, और सप्लायर। ठीक है, तो ये जो है आपका पीएमआई परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स हो जाएगा। और डिलीवरी टाइम इन्वेंट्री ये भी होता है, तो ये सब आप लोग याद रखना। तो ये क्या कह रहा है कि पीएमआई डाटा एन अर्ली इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक हेल्थ एंड इज क्लोजली वॉच्ड बाय पॉलिसी मेकर एंड इन्वेस्टर। ठीक है, अर्ली डाटा है ना। तो जैसे आपने देखा होगा कि पिछली बार हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर का जो है जो डिमांड है वो कम हो रहा था, तो उससे क्या है कि पॉलिसी मेकर अंदाज़ा लगाते हैं कि आगे का जो है हमारा मार्केट मैन्युफैक्चरिंग वाला कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सारा हो जाएगा 1 2 3 एंड 4,
सारे स्टेटमेंट जो है इसमें आपके सही है। तो अब इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से देखो डाटा बहुत पूछता है यूपीपीसीएस में, इसीलिए डाटा इंक्लूड किया गया है ना। तो फॉरेन डेब्ट हमारा कितना है सितंबर 2024 के हिसाब से, देखो अगर कोई और भी पूछ दे किसी और ईयर का तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, है ना, इसी के आसपास आएगा। तो ये कितना है हमारा 711.8 बिलियन बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। तो ये हमारा कितना है 711.8 बिलियन यूएस डॉलर। तो ये लगभग देखो इसमें क्या हुआ है कि इसमें लगभग जो है हमारा 29.6 यूएस बिलियन डॉलर का जो है इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो पहले हमारा ये 18.8 था जून में 2024 में, उस क्वार्टर में ये बढ़ के जो है 19.4% ऑफ जीडीपी हो गया आपका सितंबर 2024 में, है ना। तो ये लगभग सेंट्रल के और सेंट्रल स्टेट का दोनों मिला के देखेंगे तो वो हमने यूनियन बजट में देख लिया है कि वो लगभग कितना है 57.1, और गवर्नमेंट ने टारगेट ये रखा है कि हम उसको कितना करेंगे 56.1, ठीक है। और वो किस लिए करेंगे जब फिस्कल डेफिसिट का टारगेट जो है कम रखेंगे, है ना। तो अब ये देख लेते हैं। हाँ, अब ये देखो ये पूछ रहा है कि कितने ऑपरेशनल्स हैं, है ना, वाटरवेज कितने ऑपरेशनल हैं। देखो जो एक्ट आया है नेशनल वाटर वेज एक्ट वाला, तो उसके हिसाब से तो हमारे जो है 111 है, लेकिन उसमें से ऑपरेशनल कितने हैं बस 26 है, ठीक है। तो 26 वाला जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद है हिस्टेरेसिस इफेक्ट, ठीक है। हिस्टेरेसिस इफेक्ट है इन अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयज। हिस्टेरेसिस प्रभाव का क्या अर्थ है, तो देखो एक इकोनॉमिक सर्वे में इसने एक टर्म यूज किया है। इसका मतलब ये है ना कि जैसे मान लो कि कई सारे हमारे सेक्टर हैं, वहाँ पे मतलब सब कुछ सही होने के बाद भी जो है उसके पुराने इफेक्ट से जो है वो अभी भी क्या है, अभी भी डाउन में चल रहा है, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे ने ये लिखा था कि जो हमारे ट्रेड हैं, जो हमारे होटल सर्विसेज हैं, जो हमारे ट्रेवल वाले सर्विसेज हैं, ये अभी भी जो है हिस्टेरिसिस इफेक्ट में चल रहे हैं, कि कोविड वाले इफेक्ट में अभी उससे उभर नहीं पाए हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा परसिस्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट पोस्ट रिसेशन, ठीक है, मंदी के बाद लगातार बनी रहने वाली बेरोजगारी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी, ठीक है। अब आते हैं हाँ, तो ये पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा क्रेडिट ग्रोथ फिस्कल ईयर तो 2024 में किस में हुआ, तो वो है एग्रीकल्चर में, ठीक है। देखो जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टर भी आएंगे, तो और फार्मर्स क्रेडिट भी लेगा ज़्यादा, तो उसके वजह से जो है हमारा सबसे ज़्यादा क्रेडिट ग्रोथ जो है एग्रीकल्चर में देखने को मिला है। देखो इकोनॉमिक सर्वे में दो बात कह रहे हैं ये, एक बात तो ये कह रहे हैं कि दो तीन बातें हैं, है ना। ये कह रहे हैं कि पहला, एक तो हमारा ग्रॉस एनपीए, है ना, नेट एनपीए नहीं, ग्रॉस एनपीए जो है अभी तक का सबसे इधर एक डिकेड का जो है सबसे लो रहा है, जो कि है 2.6, है ना। और दूसरा ये कह रहा है कि अभी हमारा जो ग्रॉस एनपीए है उसमें 51% जो है फ्रेश केस किसके हैं, वो है पर्सनल लोन के, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ग्रोथ हमें किस में देखने को मिला है एग्रीकल्चर में, और सबसे क्रेडिट ग्रोथ हमें किस में देखने को मिला है, वो मिला है इंडस्ट्री में, ठीक है। तो ये तीन चार बातें आप लोग को जो है याद रखनी है, ये कोई सा भी पूछ सकता है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे। हाँ हाँ, तो अब ये प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल
में क्या क्या ड्रॉप आउट रहा है, इकोनॉमिक सर्वे ने बताया है, वो है ये। तो ये बता रहा है प्राइमरी में 1.9% रहा है, अपर प्राइमरी में 5.2% रहा है, और ड्रॉप आउट रेट सेकेंडरी स्कूल में 14.1 रहा है। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है हमारे, ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये परसेंटेज चाहो तो आप याद भी रख सकते हो, ये क्योंकि पूछ सकता है एजुकेशन पे, क्योंकि ज़्यादा डाटा है ही नहीं, ये एक आध दो डाटा जो है इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है। तो एक चीज देखो इसमें, क्या एक चीज इसमें ये बता रहा है ना, ये कि जैसी हम प्राइमरी से अपर प्राइमरी और सेकेंडरी की तरफ मूव कर रहे हैं, हमारा ड्रॉप आउट रेशियो जो है बढ़ता ही चला जा रहा है। ठीक है, ये बस याद रखना है चीजें। अगर नहीं भी याद है आपको परसेंटेज, तो ये देखोगे कि बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तब भी निकाल लोगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, इसमें ऑल ऑफ द स्टेटमेंट करेक्ट आ जाएगा। और सॉरी, हाँ, अब आते हैं ये एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट जो इकोनॉमिक सर्वे ने बताया है। देखो एग्रीकल्चर तो हमारा कोविड में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है ना। तो और फिर जो है हमारा लास्ट ईयर खरीफ का प्रोडक्शन जो है बहुत अच्छा रहा। तो कौन से स्टेट है जहाँ पे एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट जो है बहुत बढ़िया रहा? तो पहला तो आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, जिसमें आपका लगभग 8.8 के करीब रहा। फिर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, और तीसरा पे क्या आ जाएगा, तमिलनाडु। ये लगभग 6.3 के करीब है, और ये लगभग 4.8 के करीब है। आपको परसेंटेज ग्रोथ रेट नहीं याद रखना है, लेकिन एटलीस्ट सीक्वेंस याद रखो कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट। कंपाउंडेड ग्रोथ रेट पूछा है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR, किसमें सबसे अच्छा रहा है, किसमें कम रहा है ना। तो ये एग्रीकल्चरल और एलाइड एक्टिविटीज में आप देख सकते हैं। तो सबसे अच्छा किसका रहा है, हमारा फिशरीज का रहा है, लोग जो कि लगभग 14% के आसपास का रहा है। फिर लाइव स्टॉक का रहा है ना, लगभग ये भी 12 या 13 के आसपास है। और फिर उसके बाद पल्सेस है 5.8, और फिर आपका जो है सीरियल्स है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। फिशरीज का लगभग रहा है आपका 14 के आसपास, ये लगभग रहा है 13 के आसपास, ये 5.8, और ये आपका रहा है 3.7, है ना। तो इसका भी पूछ सकते हैं, है ना। फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ, हाँ, रेमिटेंस। तो इंडियन स्टेट्स बताना है हमें, जहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में, कि जहाँ पे रेमिटेंस इनफ्लो का शेयर सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा हमारा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, फिर केरल में, फिर तमिलनाडु में, फिर आपका आ जाएगा तेलंगाना में। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या है कि आ, ये लगभग देखो ज़्यादा इसमें तो नहीं पता है किसका कितना है, बट स्टार्टिंग के दोनों आप ये लिख सकते हो कि महाराष्ट्र का लगभग जो है, देखो महाराष्ट्र और केरला में ये बहुत आस पास हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले केरला सबसे ज़्यादा था। तो यहाँ पे केरला, महाराष्ट्र का लगभग है 20.5, और केरला का है 19.7, तमिलनाडु का 10.4, और तेलंगाना का लगभग 8.1। ठीक है, सीक्वेंस आप लोग याद रखिए, बाकी छोड़िए। महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना, रेमिटेंस इनफ्लो। ठीक है, रेमिटेंस इनफ्लो, और वही क्रम में करना है हमें। और बस ये सीक्वेंस आप लोग याद रखिएगा, अनुसार प्रशेषण, है ना, आगमन, रेमिटेंस इनफ्लो। अब बताना है हमें कि इंडियन सर्विसेज एक्सपोर्ट ग्रोथ का मेन ड्राइवर कौन रहा है, सबसे ज़्यादा किसमें हमें ग्रोथ देखने को मिले हैं, वो है हमारा सॉफ्टवेयर सर्विसेज। ठीक है, तो ये आपको लगाना है। फिर उसके बाद है मेजर सोर्सेज कंट्री फॉर इंडिया रेमिटेंसेज इज। अब देखो ये इसमें आंसर क्या आएगा, देखो पहला में तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, यूएसए ही होगा। लेकिन अभी एक साल में बहुत ऊपर नीचे इसमें हुआ है, तो पहला तो यूएसए ही होगा, और दूसरा यूएई है। ठीक है,
अब ये जो तीसरा है ना, ये रिसेंट में आया है ऊपर, यूके। और चौथा फिर आपका क्या हो जाएगा, सऊदी अरेबिया। और पांचवा सिंगापुर। ये मैं बता रहा हूँ आपको, आरबीआई के रेमिटेंस वाली जो रिपोर्ट है उससे, जो मार्च 2025 में आया था। तो उसमें जो है यूके जो है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला है। ये इतना इंक्रीज मिला है कि ये सीधे थर्ड पोजीशन पे आ गया है। तो यूएसए, यूएई, यूके, सऊदी अरेबिया और सिंगापुर। तो ऊपर दो में कोई कंफ्यूजन नहीं है, नीचे वाला जो है बस आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। ये लगभग 27 के आसपास है, 27.7। ये है 19.8, ये 10 है। तो डिफरेंसेस आप देख सकते हो, है ना। फिर उसके बाद आते हैं, मतलब यूके और सऊदी अरेबिया बहुत क्लोज क्लोज हैं। अब आते हैं, हाँ, सर्विसेज सेक्टर में जो है हमारा ट्रेड सरप्लस लगभग कितने का था, 100 बिलियन का था, है ना। तो एक चीज ये देखोगे, सर्विस सेक्टर में इतना ज्यादा सरप्लस, फिर भी हमारा जो है आ, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो बहुत निगेटिव में था। तो उसका रीजन ये है कि हमारा सर्विसेज में ट्रेड सरप्लस तो हुआ, लेकिन हमारा इंपोर्ट भी बहुत ज़्यादा हुआ, जिसके वजह से मतलब ये थोड़ा सा बढ़ा, अब वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो गैप और भी बढ़ गया, ठीक है। तो ये हमारा इसमें आंसर आ जाएगा 100 बिलियन, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि विच फैक्टर कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू रूरल डिमांड ग्रोथ इन फिस्कल ईयर 2025। तो ये इसका होगा स्ट्रॉन्ग खरीफ प्रोडक्शन। देखो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, इनकम ज़्यादा होगी फार्मर के पास, तो फिर जो है रूरल डिमांड भी इसीलिए जो है ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ एक्सपीरियंस मॉडरेशन। अब इसमें जो है किसके वजह से मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में जो है थोड़ी सी कमी आ गई, वीक ग्लोबल डिमांड, सप्लाई चेन डिसरप्शन, मानसून वेरिएबिलिटी, ये सब हो जाएगा आपका आंसर। विच सेक्टर, अब यहाँ से आ गया आपका यूपी बजट, ठीक है, 41 से। तो विच सेक्टर रिसीव द हाईएस्ट एलोकेशन इन द यूपी बजट, तो आपका आंसर हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर। ये लगभग कितना है, ये 22% के आसपास है, ठीक है। और लगभग एग्रीकल्चर आपका 11% के आसपास है, 6% हेल्थ केयर है। तो ये परसेंटेज किसके हिसाब से रहेगा, जीएसडीपी के हिसाब से रहेगा, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ये कितना है, लगभग एजुकेशन 13%, है ना 13%। सॉरी, जीएसडीपी के हिसाब से नहीं है, ये एक्सपेंडिचर के हिसाब से रहेगा, ठीक है। तो एजुकेशन आपका 13%, हेल्थ केयर 6%, इंफ्रास्ट्रक्चर 22% और एग्रीकल्चर आपका 11%, ठीक है। और यूपी बजट पे देखते हैं कि कौन सा जो है करेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग यूपी बजट 2025-26। तो टोटल बजट साइज है हमारा 8 लाख करोड़ के आसपास, ठीक है, ओवर लिखा है इसीलिए, ठीक है स्टेटमेंट। फिर वो लगभग 8 करोड़ 8,739 ऐसी है ना। तो एग्जैक्ट पे नहीं जाते हैं, लेकिन ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर 20.5% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, ये भी बिल्कुल सही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर गेट 250 करोड़, तो ये वाला जो है गलत हो जाएगा, लगभग 400 करोड़ जो है यहाँ है एलोकेशन। और ये क्या है, रेवेन्यू सरप्लस टारगेटेड इज बिलो 1% ऑफ जीएसडीपी, ये है हमारा 2.6%। तो पहला और दूसरा वाला बस सही हो जाएगा, 1 एंड 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कि फिजिकल डेफिसिट कितना है जीएसडीपी के, तो वो है हमारा 2.97, ठीक है, वो है हमारा 2.97। कामगर अड्डास क्या है, कामगर अड्डास योजना, ये क्या है कि आ, जो जो भी मजदूर हैं उनके लिए शौचालय और कैंटीन जैसी सुविधाएं जो है हमें देनी है ना। कि तो ये किसका पार्ट है कि हम किस हिसाब से जो है अपने मजदूरों का वेलफेयर कर रहे हैं, और एक उनकी डिग्निटी से लाइफ जीने के लिए जो है चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 44 का हो जाएगा बी।
फिर उसके बाद है 45। एग्रीकल्चर का हमने देख ही लिया था, 11% था, ठीक है। उसके बाद है रानी लक्ष्मीबाई स्कूटर योजना। ये कौन एलिजिबल है, इसको किसको मिलता है फ्री में? जो लड़की 12th पास करके ग्रेजुएशन में इनरोल्ड होगी उसको मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन बी। यूपी एग्री ईज प्रोजेक्ट, ये देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, तो सबसे पहला इसका क्या है एम, कि 30 to 35% जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, बिल्कुल सही। और इट इज इम्प्लीमेंटेड प्राइमरली इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है। देखो, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के हिसाब से सबसे ज़्यादा फार्मर जो हमारे डिप्राइव्ड हैं, अगर यूपी को देखें तो वो तो है एक हमारा ईस्टर्न रीजन और फिर है हमारा बुंदेलखंड वाला रीजन, ठीक है। वेस्टर्न यूपी वाले तो फार्मर बहुत रिच हैं, तो ये उनके लिए नहीं है। तो ये वाला जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे है कि इट इज प्राइमरली फॉर द ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड बुंदेलखंड रीजन, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट दोनों कर रही है, ठीक है, लोन दे रही है वर्ल्ड बैंक, है ना। लगभग जो है इसमें जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो लगभग है 4000 करोड़, ठीक है। इट इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ कमोडिटी क्लस्टर फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक क्रॉप, ये बिल्कुल सही है कि उस जगह के हिसाब से कौन सा क्रॉप जो है सबसे बढ़िया से उगाया जा सकता है। और द प्रोजेक्ट डज नॉट एड्रेस डिजिटल आर्किटेक्चर फॉर इफिशिएंट सर्विस डिलीवरी, ये भी बिल्कुल सही है ना। तो बस हमारा सेकंड वाला गलत हुआ है, तो उसके हिसाब से अब देख लो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा हमारा। 1, 3, 4 एंड 5। 1, 3, 4 एंड 5। 1, 3, 4 एंड 5, ये पहला वाला होगा, है ना। 1, 3 एंड 4, हाँ ये वाला हो जाएगा। ये वाला गलत है, सॉरी, ये वाला गलत है, ठीक है। तो डिजिटल आर्किटेक्चर जो है ये कर रहे हैं, ठीक है, और इफिशिएंट सर्विस डिलीवरी का भी है। ये सॉरी गलत बता दिया था मैंने। ये क्या होगा कि द प्रोजेक्ट एड्रेस, देखो जो भी निगेटिव स्टेटमेंट दी हो ना, तो वो निगेटिव क्यों बनाया है ये सोचना है आपको। तो ये वाला गलत है, तो आपका सही हो जाएगा फर्स्ट, है ना, और फिर थर्ड और फिर फोर्थ, फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 48। अब बस दो तीन क्वेश्चन बचे हैं, देख लें। नंद बाबा डेयरी मिशन, ये आपको देखना है कि इसमें कितना फंडिंग है। इसमें है लगभग 1000 करोड़। और देखो ये मिशन क्या है कि पहला तो डेयरी जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करना है, और जो हमारे यहाँ इंडिजीनियस काऊ हैं, जैसे साहिवाल है ना, और जैसे गिर है, और जैसे एक और है थरपरकार करके ऐसी कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इन लोग का जो है हमें क्या करना है कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके उनका जो है मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना है। और दूसरा इसमें क्या है कि हमें जो है जैसे एफपीओ होता है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हमको डीएफपीओ बनाना है, डेयरी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसमें क्या होगा कि जो है इसमें एफपीओ में क्या होता है कि एक ऐसे यूनिट रहता है और इसमें कई सारे स्पाइक रहते हैं, तो ये कलेक्शन सेंटर हो जाता है, ये विलेज होगा, ये विलेज का पूरा एक कलेक्शन सेंटर हो जाएगा। तो ये कितना फंडिंग है इसमें? 1000 करोड़, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। विच स्कीम टारगेट न्यूट्रिशन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, तो इसमें आपका हो जाएगा सीएम सशक्त सुपोषण योजना, ठीक है। तो ये बिल्कुल, ये बेसिकली क्या है कि इसमें जो है चिल्ड्रन में जो 3 से 6 साल के हैं उसमें माल न्यूट्रिशन को रिड्यूस करना है, और जो भी आसपास की आंगनवाड़ी है वहाँ पे जो है एक मॉर्निंग स्नैक देना है जो कि लगभग 400 कैलोरी का हो, और लगभग 15 से 20 ग्राम का जो है प्रोटीन हो, है ना। तो और ये सारी चीज़ें जो है इसमें आ जाएगी, तो लगभग इसमें जो है 11 लाख चिल्ड्रन को जो है हम
पूरा टारगेट कर रहे हैं कि उनका जो है हमें माल न्यूट्रिशन रिड्यूस करना है, और साथ ही साथ मैटरनल हेल्थ को भी जो है हमें देखना है। तो इसीलिए वुमेन और चिल्ड्रन दोनों लिखा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीएम सशक्त सुपोषण योजना। फिर एकदम ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है कि यूपी बजट जो है कितने डाटा सेंटर्स जो हैं बना रहे हैं। तो ये लगभग जो है 8 डाटा सेंटर्स बना रहे हैं, और ये पार्ट है आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का, है ना। तो ये लगभग 30,000 करोड़ का बनेगा, और लगभग इसमें 900 मेगावाट का कुछ जनरेशंस भी है। बट आपको ये 8 याद रखना है कि न्यू डाटा सेंटर्स कितने बन रहे हैं, 8। तो ये बेसिकली हमारा डिस्कशन जो है यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो जो भी अगर कोई इश्यूज होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जो है मैसेज कर देना। थैंक यू सो मच।